उधर रूस की सेना ने दावा यह किया है कि उसने ज़ापोरिजिया में उसकी एक यूनिट पर बड़ा हमला करने आए यूक्रेन की सेना के काफिले को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रूस के मुताबिक उसकी सेना की एक यूनिट पर हमले के लिए यूक्रेन की सेना की 2 बटालियन भेजी गई, जिनमें कई टैंक, बख्तबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिक शामिल रहे। लेकिन यूक्रेन की सेना का ये काफिला रूस के ड्रोन की नजरों से नहीं बच सका और ड्रोन से सटीक जानकारी मिलते ही रूस की सेना ने जोरदार हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से भीषण हमला किया। ड्रोन से गिराए गए बमों ने यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तबंद गाड़ियों को एक एक करके नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रोन से गिराए गए बम अपने निशाने पर लगते, वो आग के एक गोले में बदला दिखाई देता। जबकि रूसी सेना के टैंक से बरसाए गए गोलों ने भी यूक्रेन की सेना में खलबली मचा दी। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि जिस इलाके में यूक्रेन की सेना पर यह हमला बोला गया, वहां छिपने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। और यही वजह रही कि खुले में मौजूद यूक्रेन की सेना के टैंक और सैनिक रूसी सेना के ड्रोन और टैंकों का शिकार बनते रहे। ड्रोन से ली गई हमले की तस्वीरों में वहां एक बड़े इलाके में जगह जगह तेज धमाकों के बाद धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में यूक्रेन की सेना की कई टैंक और बख्तबंद गाड़ियां बुरी तरह जली और टूटी फूटी नजर आईं। कई टैंकों के तो परखच्चे उड़ गए। रूस ने इस हमले का वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने यूक्रेन की सेना के 26 टैंक तबाह कर दिए और यूक्रेन के करीब 100 सैनिक को मार गिराया। इस बीच खबर है कि पुतिन ने खुद इस जंग की कमान संभाल ली है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग जीतने के लिए कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं, ताकि वो ये फैसला ले सकें कि रूस की सेना यूक्रेन से जारी जंग में कब, कैसे और कहां हमला करेगी। यूक्रेन की सेना का दावा तो यहाँ तक है कि डॉनबास की लड़ाई में भी पुतिन व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह शामिल रहे और खुद ही सारे अहम फैसले लेते रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो रणनीति बनाने में माहिर है। राजनीति में आने से पहले पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी में एक एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज का दावा है कि डॉनबास में रूस की फौज ने सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को कई बार पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यूक्रेन के फौजी पुतिन की प्लानिंग पर भारी पड़ गए। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन ने अब भी रूसी सेना के कमांडर के साथ मिलकर जंग पर बारीकी से नजर बना रखी है। हालांकि अब तक रूस के डॉनबास पर पकड़ बनाने की बात सामने नहीं आई और पूर्वी यूक्रेन की ऐसी कई अहम जगह बाकी हैं जिन पर यूक्रेन का कब्जा बना हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के पूरे ऑपरेशन पर पुतिन लगातार नजर रख रहे हैं। रूस में रहते हुए ही वो पूरी तरह उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है। पुतिन अपनी फौज के वो फैसले भी कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लिया करते हैं। आमतौर पर रूसी फौज में जनरल रैंक के अफसरों पर युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि युद्ध में रूसी सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारियों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिनमें 12 के जान गंवाने की भी खबर है। जानकारों का मानना है कि इन हालात में पुतिन को राजनीतिक रणनीति तय करनी चाहिए, न कि सेना से जुड़े फैसले लेने चाहिए। और इस बीच 2.5 महीने ज्यादा वक्त से रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की के वीडियो संदेश के साथ ही कैन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई और जैसे ही ज़ेलेंस्की वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने रूस के साथ चल रही जंग का जिक्र करते हुए अंत में यूक्रेन के ही जीतने की बात कही। Ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна не пекло, війна це війна, а пекло це пекло. यही नहीं, अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की में चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का भी नाम लिया और इसके जरिए उन्होंने इशारे में पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद लोगों को रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुरे हालात के बारे में बताया। ज़ेलेंस्की का वीडियो संदेश जैसे ही खत्म हुआ, वहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली धमकी दे दी। उनकी नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होने की तैयारी को बताया जा रहा है। और ये बात पुतिन के हलक से नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया कि वो ये मान चुके हैं कि पश्चिमी देश उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके गेम प्लान के तहत उन सभी देशों ने नेटो का दामन थामने का फैसला लेकर रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस ये भी मानता है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खबर है कि पुतिन का इतना जरूर कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी।
कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अपने देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद से रूस इस पर गंभीर हो गया। और इस बीच खबर यह आई कि पुतिन ने इसी वजह से फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस जंग से फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिख रहे। जंग के इस माहौल में वो हर कीमत पर नेटो में शामिल होना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन कई दूसरे देशों की तरह रूस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोप में स्वीडन के पास सबसे शक्तिशाली वायुसेना और फिनलैंड की रूस के साथ लंबी सीमा पुतिन की टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में रूस की तरफ से साफ कहा गया कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताया ये गया है कि वहां बुर्का पहने एक आतंकी ने एक दुकान पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। और आतंकी हमले की खबर मिलते ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन तब तक हमला करने वाले वहां से भाग चुके थे। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने हमले में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से एक को बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दुकान पर हमला करने के लिए आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पीछे बुर्का पहनकर बैठे आतंकी ने दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंका। बारामूला में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मारिउपोल पर रूस का कब्जा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है मारिउपोल शहर में, और ऐसे में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। रूस की सेना के आगे समर्पण कर दिया है यूक्रेन की सेना ने मारिउपोल में। इस वक्त की बड़ी खबर, मारिउपोल पर रूस की सेना का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, और ये बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने आया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है रूस की सेना के सामने। ऐसे में रूस की सेना अब पूरी तरीके से मारिउपोल पर कब्जा करती हुई, पिछले कई दिनों से जंग लगातार जारी थी, और ऐसे में अब रूस की सेना का कब्जा हो चुका है मारिउपोल पर। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान इजराइल के पूर्व राजनयिक ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो ब्रिटेन को अंधेरे में डुबो सकता है। इस जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से रूस ब्रिटेन को अपने दुश्मनों की गिनती में शामिल कर चुका है। इसी बीच इजराइल के पूर्व राजनयिक याकूब केदमी, जिनका जन्म रूस में हुआ था, उन्होंने धमकी दी कि पुतिन की सेना के हमले से ब्रिटेन में अंधेरा छा जाएगा। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुतिन से ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागने की अपील की। उनके मुताबिक अगर रूस ने इस घातक मिसाइल से ब्रिटेन के 50 या 60 पावर स्टेशनों को निशाना बना दिया तो ब्रिटेन अंधेरे में डूब जाएगा। यही नहीं, रूस का यह हमला 10 मिनट में ही ब्रिटेन को सदियों पीछे धकेल देगा, जब बिजली नहीं होती थी। इजराइल के इस पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस को अपनी परमाणु बम दागने वाली सरमत मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी दावा है कि दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। वहीं रूस की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तो इससे भी कहीं आगे है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेज है। हवा में आवाज की रफ्तार लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये कि जिरकॉन मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। यही नहीं, दावा है कि ये 1,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। और रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा यह किया है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराया। इसके लिए रूस ने अपने टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर रूसी सैनिक उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाना था। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रडार को खोल दिया गया। रडार से मिली जानकारी के बाद रूस के सैनिक ने टारगेट को सेट किया। टारगेट सेट होते ही एक सैनिक ने एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही तेजी से निकली मिसाइल निशाने की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया। इस बीच यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर रूस के मिसाइल अटैक से भारी तबाही मच गई, जिसके बाद वहां यूक्रेन की सेना ने जंग का अभ्यास तेज कर दिया, जिसमें आम लोगों के भी जुड़ने की खबर है। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जंग की शुरुआत के बाद लवीव पर यह सबसे बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से लवीव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रात के अंधेरे में भी रूसी सेना शांत नहीं बैठी और उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। रूसी सैनिकों ने कई घंटों तक वहां जंग जारी रखी।
वहीं यूक्रेन की सेना के भी कुछ वीडियो सामने आए जिनमें वो सैन्य अभ्यास कर रूसी हमलों से निपटने की तैयारी करते दिखाई दिए। खबर है कि लवीव के रहने वाले कई लोगों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया ताकि वो जंग में हथियार चलाना जान सकें और रूसी सैनिकों से मुकाबला करने में अपनी सेना की मदद कर सकें, जिसके लिए उन लोगों को फौजियों की ही तरह ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के तहत उन्हें सटीक निशाना लगाना और छिपकर दुश्मन पर वार करना भी सिखाया गया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके खार्किव के शहर में एक जंगल में बने रूस के ठिकाने की बर्बादी वाले हालात दिखाए हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों के हमले में रूस का वो ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है जो 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ दिया। जिसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसके हमले ने रूसी सेना के ठिकाने का कितना बुरा हाल कर दिया। और इस वीडियो को खुद यूक्रेन के एक सैनिक ने बनाया, जिसमें वो खार्किव के एक इलाके में जंगल के बीच बने रूसी सेना के एक बंकर के पास पहुंचा। वहां रूस की सेना की एक बख्तबंद गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस दिखाई दी। जैसे जैसे यूक्रेन का सैनिक आगे बढ़ता गया, वहाँ रूसी सैनिकों की बिखरी चीजें दिखाई दी। वीडियो बना रहे यूक्रेन के सैनिक ने वहां पड़े रूस की सेना के खाने के एक पैकेट को लात मारकर दूर उछाल दिया। यही नहीं, वीडियो में वहां खाली पड़ा बंकर भी दिखाई दिया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव में रूस की सेना पर भीषण हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से खदेड़ देने का दावा किया था। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कश्यनोव का दावा है कि पुतिन को जंग हारने का एहसास हो गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों ने जंग से पहले उन्हें सही जानकारियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से रूसी सैनिकों को यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा और कीव पर कब्जे का उसका प्लान भी कामयाब नहीं हो सका था। रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कश्यनोव के मुताबिक इन हालात में पुतिन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि वो इस जंग को हार रहे हैं और इसी वजह से पुतिन परेशान लग रहे हैं। यानी रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि साल 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें रूस का पीएम बनाया गया था, लेकिन साल 2008 में कश्यनोव विपक्ष में चले गए, तब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो पुतिन के विरोधी बन गए और तब से रूस से बाहर ही रह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी का उचित हिस्सा नहीं छोड़ रही है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर जो पानी आता है हरियाणा की ओर से, वो पानी का लेवल 669 फीट रह गया है, 5.5 फीट पानी का लेवल कम हो गया है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बैंक्वेट हॉल में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया, लेकिन इस आग में झुलसकर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर की मौत हो गई। खबर है कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में अलग थलग पड़ने के बाद रूस में ही पुतिन से युद्ध जल्द खत्म करने की आवाज उठनी शुरू हो गई। 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था और उस वक्त रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसकी भारी भरकम सेना के आगे ज़ेलेंस्की की सेना घुटने टेक देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि पिछले 83 दिनों से रूसी सेना के सामने ज़ेलेंस्की की फौज सीना तान कर खड़ी है। ऊपर से पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह कि अब रूस में ही पुतिन से जंग खत्म करने की मांग शुरू हो गई। ये अपील रूसी वायुसेना के पूर्व कमांडर मिखाइल खोदारेनॉक ने की। उन्होंने रूस के एक टीवी चैनल पर यह दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में रूस अलग थलग पड़ गया है। खोदारेनॉक ने चेतावनी दी कि यूक्रेन जल्द ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतार देगा, जिन्हें पश्चिमी देश ट्रेनिंग देने के साथ आधुनिक हथियारों से लैस करेंगे। ये भी दावा किया गया कि जंग में रूस की स्थिति अच्छी नहीं है और पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ है, जिससे रूस को बाहर निकलने की जरूरत है और ये तभी हो पाएगा जब रूस यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान खत्म कर दे। उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही युद्ध खत्म नहीं होता है तो रूस को आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन आज नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों ने ये कदम उठाया है। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला लिया है। वहीं अब राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई खास दिक्कत नहीं है। नाटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने चेतावनी भी दी कि अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
इस बीच खबर है कि यूक्रेन की सेना के एक प्लान की वजह से रूस कीव के आसपास के गांवों पर कब्जा नहीं कर पाया था। कीव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन की सेना ने कई दिनों तक कोशिश की थी और यहां तक कि कीव के आसपास के गांवों पर भी रूस ने कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेरने के लिए ऐसा जाल बुना कि पुतिन के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये ऐसी योजना थी कि यूक्रेन के सैनिक बिना लड़े ही रूस की सेना पर भारी पड़ गए थे। खबर है कि कीव के आसपास के कुछ गांवों के नजदीक जब रूस अपनी विशाल सेना लेकर पहुंचा था, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने वहां इरपिन नदी पर बने बांध के गेट खोल दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कीव के आसपास के कई गांव बाढ़ में डूब गए।